तंत्र की वो दुनिया जो वीराने में बसती है, तांत्रिक पूजा का वो अनुष्ठान जो रात के घनघोर अंधेरे में चलता है। इनका दिन के उजाले में क्या काम? पर काम है, क्योंकि सियासत का एक पहलू ऐसा है जहां तंत्र के इस्तेमाल की बात सालों से की जाती है। हम आपको उस दुनिया में लिए चलेंगे जहां पर राजनेता तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। वो दुनिया है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये कैसा अनुष्ठान है? ये कैसी साधना जो लोकतंत्र से भी शक्तिशाली मानी जाती है? जिस पर शक्ति का जीता जागता स्वरूप हमारे नेता भी रखते हैं अटूट विश्वास। सफलता मिलने की आकांक्षा हो, तंत्र उसमें एक माध्यम है। वैसे तो कामनाएं गुप्त होती हैं तंत्र में, फिर भी जब राजनीतिक लोग हैं तो राजसत्ता के लिए आते हैं। इंदिरा गांधी भी यहाँ पर आई, राजीव गांधी भी आए। ये उपासकों के उपासना योग्य है। राजनेता तो इसका समय पर लाभ लेते ही हैं। हाँ, राजनेता तंत्र पूजा करवाते हैं। चुनावी जीत भी एक कारण रहता है कि हमारा, उसके लिए लोग सम्मोहन की क्रिया कराते हैं। चुनाव के समय और छात्र परीक्षा के समय वो तो भगवान से मांगते ही है कि हम पास हो जाएं। समाजवादी पार्टी में जब बाप बेटे में जंग छिड़ गई तो अखिलेश खेमे ने मुलायम के करीबी अमर सिंह पर तांत्रिकों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप जड़ दिया। आरोप शिवपाल पर भी लगे मुलायम के वशीकरण के। तंत्र मंत्र और ये तो मुझे आता नहीं है, और ना हम इसमें विश्वास भी नहीं करते हैं। और तंत्र मंत्र में अगर इतना हम होता तो फिर मोदी को हटा के हम तो नेताजी को प्रधानमंत्री बनाते। शिवपाल भाई तांत्रिकों पे इतना विश्वास करते हैं, मैं तो जानता हूँ ऐसा कोई तांत्रिक देश में नहीं छूटा हो जहाँ न गए हो, जहाँ तंत्र न कराया हो, जहाँ मंत्र न कराया हो। एक दिन तो हमारे हरदोई पहुंच गए, ऐसी जगह तंत्र मंत्र कराने जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरे क्षेत्र का स्थान था। तो रामगोपाल जी ने गलत क्या किया? ये बात ही ऐसी है जो किसी के गले न उतरे। लेकिन अक्सर राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं की खबरें आती रहती हैं। सवाल ये है कि क्या तंत्र मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो सियासी समीकरण बदल सकते हैं? कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, ये तो जो आता है उसे आशीर्वाद तो मिलता ही है। व्यक्तिगत कोई ये नहीं है कि साहब ये कांग्रेस का ही दरबार है, या ये बीजेपी का दरबार है, ये कांग्रेस का दरबार है, या सपा का दरबार है, ऐसी कोई बात नहीं। हम आपको बता दें कि तंत्र के लिए सिद्ध स्थानों पर राजनेताओं का जाना आम है। शिवपाल यादव हरदोई के प्राचीन मंदिर जाते रहते हैं। अमर सिंह दतिया में मां बगुलामुखी के दरबार में मत्था टेकने कई बार गए हैं। और अमर सिंह ही के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मां बगुलामुखी में आस्था रखते हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले वो मां के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनका झांसी में कोई प्रोग्राम था, रैली थी, उसमें आए थे और उसके पहले माई के श्री चरणों का दर्शन करने आए थे। मां बगुलामुखी के कई मंदिर भारत में। मध्य प्रदेश के नलखेड़ा स्थित मां बगुलामुखी मंदिर में हरीश रावत ने पिछले साल अपनी सरकार बचाने के लिए अपने भाई द्वारा विशेष पूजा करवाई है। आस्थावान कहते हैं उनकी सरकार बचना मां की ही कृपा थी। क्या वाकई तंत्र मंत्र की इस दुनिया से राजनेताओं का लेना देना है? क्या वाकई धुएं के इस गुबार से होकर निकलता है देश का भविष्य? क्या तांत्रिक पूजा सचमुच किसी की जीत को सुनिश्चित कर सकती है? क्या दुश्मनों का नाश हो सकता है इसके जरिए, या फिर यह केवल कयासों की दुनिया है? चलिए हम आपको तंत्र मंत्र की उस दुनिया में लिए चलते हैं जहां हर कोई नहीं जा सकता। वो दुनिया जो अनजान है, खौफनाक है, पर कहा जाता है कि यही दुनिया सबसे शक्तिशाली भी है। मिर्जापुर के माता तारा देवी मंदिर के मुख्य पुजारी रमेश द्विवेदी कहते हैं
कि नेता जनता को सम्मोहित करने से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के वशीकरण की पूजा कराते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, जहां शक्तिपीठ मां पीताम्बरा का तारापीठ है। ये जगह असम के कामाख्या शक्तिपीठ के बाद सबसे सिद्ध स्थान है। विंध्य क्षेत्र के समान पूरे ब्रह्मांड में कोई लोक नहीं है। यहाँ का जैसा त्रिकोण है, किसी ब्रह्मांड में कोई त्रिकोण नहीं है। तो यहाँ तो जो ऐसे भी आ जाए वो परम सौभाग्यशाली है। और कोई साधना, पूजा, यज्ञ, हवन, जप, भोजन, दान, कन्या पूजन करा रहा है तो वो तो और ही माँ के क्या उनकी चुनाव के इस स्थान पर हलचल कुछ और अधिक बढ़ जाती है, लेकिन बेहद खामोशी से। यहाँ तंत्र साधना करने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली व्यक्ति आते हैं। तंत्र पूजा और माई का पूजा श्रृंगार महेंद्र नाथ पांडे हमेशा आते हैं। आज 20-25 साल से आते हैं। पहले उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री थे, उसके बाद अभी केंद्र में सांसद हुए, फिर अभी HRD के राज्य मंत्री हैं। वो हमेशा आते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी हम आते हैं जब भी विंध्याचल आते हैं, क्योंकि विंध्य क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है। उमा भारती भी यहाँ पे हमेशा आती हैं, जब भी लालू भी आए हैं। और बहुत लोगों को मैंने देखा यहाँ पे आते हैं दर्शन पूजन के लिए। कल्याण सिंह भी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम रात के अंधेरे में इस खास पूजा और उसे करने वाले खास लोगों के बारे में जानने के लिए पहुंची। हाँ, राजनेता तंत्र पूजा करवाते हैं। वो तांत्रिक के माध्यम से हमारे यहाँ और भी घाटों पे सब कुटी बना के रह रहे हैं, और एक किसी न किसी राजनेता का वो लोग साधना कर रहे हैं उनके लिए, और उनका कुशल मंगल हो रहा है, उनकी तरक्की हो रही है, उनका प्रमोशन हो रहा है, उनको मंत्री, कैबिनेट मंत्री ये सब बनाया जा रहा है। कहते हैं विंध्याचल की पहाड़ियां इतनी सिद्ध हैं कि यहाँ किसी भी अनुष्ठान की सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसीलिए पंडित जी के बताए अनुसार यहाँ एक नहीं कई नेताओं के लिए पूजा चल रही है। पर हमारे लाख पूछने पर भी उन कुटिया का पता पुजारी जी ने हमें नहीं बताया। हाँ, ये जरूर बताया कि नेता चुनाव मैदान में पसीना बहा रहे हैं और उनके नियुक्त तांत्रिक इन कुटिया में रहकर अपने अपने नेता के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं। माई के पास अगर हम अपने आप को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं तो किसी के माध्यम से हमारा जो है कि पूजन हो, और एक कुछ अपनी मनोकामना होती है कि हम और आगे तरक्की करें और आगे भी हमारा विकास हो, हमारा नाम हो, इसके लिए सब करते हैं। चुनावी जीत भी एक कारण रहता है कि हमारा, उसके लिए लोग सम्मोहन की क्रिया कराते हैं। माँ पीताम्बरा का महाविद्या के मंदिर में, महाविद्या पीठ यही है, माँ तारा पीठ, तो यहाँ पे लोग करवाते हैं कि हमें, हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो मतदाता है, वो हमारे सम्मोहन में आ जाएं और हमें पसंद करने लगे, हमें वोट करें। तंत्र में यह अटूट विश्वास अद्भुत है, जिस पर नेताओं को अपने कामकाज से भी अधिक भरोसा रहता है। देवेंद्र NSG से रिटायर्ड। उन्होंने हमें बताया कि जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी, वो उनकी ड्यूटी में ही तैनात थे। श्री पेरुम्बुदूर में हुए उस धमाके में उनकी आंखों की रोशनी चली गई और डॉक्टर ने मना कर दिया, बिल्कुल कहीं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 2 जगह बताया उन्होंने, जो मेरी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन मैया की कृपा से धीरे धीरे और रामदेव जी के प्राणायाम के माध्यम से एक आंख की रोशनी तो अभी भी नहीं है, बिल्कुल डेड है, लेकिन एक आंख में 40% अभी रोशनी अभी मैया की कृपा से है। इसलिए मैया का मैं पूर्ण साधक हूँ, क्योंकि मैया ने एक नया जीवन दिया है। देवेंद्र का दावा है कि वो अब हल्का हल्का देख सकते हैं और इसे देवी माँ की कृपा मानते हैं। आप इसे किसी का अंधविश्वास कहकर खारिज कर सकते हैं या चमत्कार समझकर स्वीकार। हम तो इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर तंत्र क्यों नेताओं के विश्वास में शामिल है। सियासत और तंत्र की बात करते हुए उस सबसे बड़े तांत्रिक का जिक्र भी जरूरी है, जो इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने कभी प्रधानमंत्री भी नतमस्तक हुआ करते थे। चंद्रस्वामी।
आज न तो राजनीति में उनकी दखल है, न ही वो राजनेताओं के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर सियासत और तांत्रिक पूजा के रिश्ते को समझना है तो उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। लिहाजा हम दिल्ली में उनके आश्रम पहुंचे। 67 साल के हो चुके चंद्रस्वामी आज एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर 80 और 90 के दशक में नरसिंह राव से लेकर चंद्रशेखर तक न जाने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ उनका नाम जुड़ा। हर कद्दावर नेता के साथ उनकी तस्वीर, मंत्री प्रधानमंत्री की उनकी दरबार में हाजिरी। चंद्रस्वामी के रसूख को किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तानी नेता ही क्यों, ब्रुनेई के सुल्तान, ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर तक उनसे आध्यात्मिक परामर्श लेते थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध तांत्रिक आज राजनीति से दूर हैं, पर तंत्र के नजदीक हैं। सभी लोग इसलिए जुड़े हुए हैं कि तंत्र ही एक ऐसा माध्यम है कि उनकी महत्वाकांक्षा को परिपूर्ण करता है। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, तो सफलता का माध्यम तो चाहते हैं ना। अब आप वही भोजन करेंगे जो भोजन पच सके और शरीर को स्वस्थ रख सके। इसी तरह जीवन को स्वस्थ और सुंदर रखने का तंत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है। कहते हैं आज भी चंद्रस्वामी के सियासी भक्तों की कमी नहीं, हालांकि हर कोई इसे पर्दे में रखना चाहता है। चंद्रस्वामी ने अपने साथ जुड़े नामों पर बात करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन एक वाक्य में तंत्र और सियासत का रिश्ता जरूर समझा दिया। तंत्र हमारे अध्यात्म की टेक्नोलॉजी है। जिस तरह साइंस जीवन में महत्व रखती है, वैसे अध्यात्म जीवन में और साधारण जीवन और अपनी महत्वाकांक्षा को सफलीभूत करने के लिए तंत्र उसमें सबसे बड़ा माध्यम है। वो किस्सों से परहेज करते रहे, हम कहानियों के सिरे जोड़ते रहे, पर अब आगे वर्तमान में तंत्र के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का वक्त आ गया था। ऐसा नहीं है कि तंत्र मंत्र करने की बात जो है वो केवल आरोपों प्रत्यारोपों में ही सुनाई देती है। दरअसल कभी न कभी पिछले कई सालों में ऐसा कई दफा हुआ है कि चंद तस्वीरें ऐसी आ गई हैं जहां पर किसी तरह के अनुष्ठान करते हुए नेता नजर आ गए हैं। ये समझना भी जरूरी है कि नेता तंत्र क्यों करते हैं या फिर तांत्रिकों की शरण में क्यों जाते हैं। चुनाव का ऐलान होते ही वशीकरण के लिए, ताकि उन्हें आला कमान टिकट दे, फिर शत्रुनाश के लिए ताकि वो चुनाव जीत जाएं। अगर सत्ता मिल गई तो सत्ता में बने रहने का तंत्र भी। जैसे राजनीति में टिकट वितरण का प्रश्न एक उठता है, तो टिकट वितरण में बहुत से प्रत्याशी टिकट चाहते हैं। उसमें से कुछ लोग तंत्र शास्त्र की मदद लेते हैं। भारत में तंत्र का इतिहास भगवान शिव तक जाता है, लेकिन इसका जो लिखित इतिहास है वो मध्यकालीन है, जब अचानक इसका भौतिक इस्तेमाल होने लगा। लोग सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए, उचाटन के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। अब ये सही है या गलत है, ये तो लोगों की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है, लेकिन आपको बताते हैं कि जो भी छोटे बड़े नेता होते हैं वो किन किन पूजाओं में रुचि रखते हैं और उन पूजाओं को करने की प्रक्रिया है क्या। तांत्रिकों और साधकों ने हमें बताया कि चुनावी सीजन आने पर नेता वशीकरण तंत्र पूजा कराते हैं ताकि उनका प्रभाव उनके वोटरों पर पड़े और वो चुनाव जीत जाए, या टिकट पाने के लिए वो आला कमान पर अपना असर जमा सकें। दावों के मुताबिक वशीकरण तंत्र साधने के कई तरीके हैं, जिनमें मुख्य हैं नाम से वशीकरण, फोटो से वशीकरण, बाल से वशीकरण। तांत्रिक और साधक बताते हैं कि हर तरह के वशीकरण के लिए अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। माना जाता है कि फोटो से वशीकरण एक मनोगत विज्ञान होता है, जिसमें किसी व्यक्ति के मन पर कब्जा करके उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाता है। ये तंत्र नजदीकी व्यक्ति पर ही ज्यादातर किया जाता है। इसको करने के लिए जिस पर यह तंत्र करना है उसकी जरूरत नहीं होती, उसके फोटो से ही काम चल जाता है।
मंत्र, तंत्र और यंत्र की मदद से एक विशेष पूजा के बाद ये काम संपन्न हो जाता है। वशीकरण देखिए सम्मोहन है, एक तरह से कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ कैसे आकर्षित हो, किसी को हम कैसे आकर्षित कर लें। हमारे यहाँ वशीकरण का वो किया गया वशीकरण लोग वो करते हैं कि हमारे कोई बस में हो जाए, लेकिन अपने व्यक्तित्व को अगर उभारेंगे, परमात्मा की ध्यान साधना नियम पूर्वक करते हैं कि योग के माध्यम से एक दिनचर्या बनाते हैं और अपनी कार्यों में कुशलता प्रगति करते हैं, तो निश्चित रूप से आकर्षित तो होना स्वाभाविक है। तंत्र शास्त्र के जानकारों के मुताबिक नाम से वशीकरण के लिए जिस पर ये टोटका आजमाना है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसका नाम मालूम होना चाहिए। वशीकरण मंत्रों के साथ पान, सुपारी, सिंदूर या नींबू के साथ कुछ गतिविधियां करके इस साधना को पूरा किया जाता है। बाल से वशीकरण आमतौर पर किसी के हृदय पर कब्जा जमाने के लिए किया जाता है। जिसके हृदय को काबू में करना होता है, उसके थोड़े से बालों का इस्तेमाल इस तंत्र में किया जाता है, जिसे बाद में मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। दावा किया जाता है कि ये युक्ति अचूक होती है। इन सभी प्रक्रियाओं में अलग अलग प्रयोजन के लिए नींबू और सिंदूर के साथ लौंग, काली मिर्च, मिठाई और नमक की भी अहम भूमिका रहती है। जो लोग इस तरह के वशीकरण को अंजाम देते हैं, वो तमाम तरह की हिदायतें भी देते हैं, जिन्हें न मानने पर तंत्र का असर खत्म हो जाने का दावा किया जाता है। ये बातें सुनने में अकल्पनीय है। लगता है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इन बातों पर यकीन कैसे कर सकता है। लेकिन सिर्फ तंत्र ही नहीं, टोटके भी हैं जिनसे बड़े से बड़ा मंत्री नहीं बच पाया है। सब सबसे बड़ा तांत्रिक हम। भाइयों बहनों, सरकार लोकतंत्र से मंत्री है, मंत्र तंत्र से सरकारें नहीं बनाई जाती। तंत्र मंत्र में अगर इतना हम होता तो फिर मोदी को हटा के हम तो नेताजी को प्रधानमंत्री बनाते। उनको एहसास हो गया है कि हम गए, इसलिए तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए। लोकतंत्र में ये किस तंत्र का जिक्र है? अब ये कभी अंगूठी पहनेंगे, कभी ये धुआं छोड़ेंगे, कभी लाल मिर्ची जलाएंगे। लालू जी से भी पीछा छुटकारा करने के लिए तांत्रिक ने दी सलाह, इसलिए वो तांत्रिकों के पास पहुंच गए। उनके भीतर शैतान प्रवेश कर गया। शक्तिशाली राजनेताओं को ये किस बात की फिक्र है? कुर्सी वाला कुर्सी बचाने के लिए काम करता है। और धर्मेंद्र जी को चिट्ठी लिखी थी, विधायक होंगे आप, उसके बाद मिनिस्टर बनेंगे। क्या वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, उसको एक आवश्यकता की प्रेरणा की आवश्यकता होती है, उसमें तंत्र माध्यम बन सकता है। क्या सियासत के लिए सचमुच कुछ लोग साधते हैं शक्ति? तंत्र मंत्र की क्या होती है अनूठी सियासी भक्ति? तंत्र दो शब्दों को जोड़कर बना है। तन यानी कि विस्तार यानी फैलाव, और त्र यानी कि बिना रुकावट, यानी बिना रुकावट का विस्तार है तंत्र। मान्यता हमेशा से ये रही है कि तंत्र अनंत से मिलने का जरिया है, लेकिन आज वो शक्ति से मिलने का जरिया बनता जा रहा है। साइकिल के साथ हाथ भी आ गया है हैंडल पे, तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी। आप देश के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। यूपी चुनाव से पहले सत्तारूढ़ सियासी कुनबे में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई तो आरोपों के लपेटे में तंत्र का खौफ शामिल हो गया। तंत्र मंत्र को करके अगर नेताजी को वश करके कोई मुख्यमंत्री बनना चाहे तो मैं कहूँगा ये वही है जैसे रेगिस्तान में पानी देखने की। तंत्र मंत्र और ये तो मुझे आता नहीं है और ना हम इसमें विश्वास भी नहीं करते हैं। और तंत्र मंत्र में अगर इतना हम होता तो फिर मोदी को हटा के हम तो नेताजी को प्रधानमंत्री बनाते। इससे पहले बिहार चुनाव में भरी चुनावी रैली में जब पंखा टूटकर लालू यादव पर गिरा था तो षड्यंत्र के आरोपों के साथ मंत्रों की डरावनी गूंज सुनाई दी।
षड्यंत्र किया था कि लालू पर हमला हो। गिरल पंखा और देख हमारे पास भगवती वाली शेर वाली माई मरली थापर के पंखा भागा। उस दौर में सत्ता का संग्राम जब चरम पर पहुंचा तो बातों के तीर चलाते चलाते तंत्र मंत्र के अध्याय भी खुल गए। क्या ये जंतर मंतर वाले हमारा दिमाग ठीक करेंगे क्या? क्या ये जंतर मंतर वाले सरकार बनाएंगे क्या? और वीडियो हम देखे उसमें कह रहे हैं कि बड़ा हम संकट में हैं बाबा, मेरी रक्षा करिए, कुछ उपाय कर दीजिए, मेरे विरोधियों का नाश कर दीजिए, कुछ कह रहे हैं। तो क्या वाकई शत्रु का नाश करने के लिए राजनीति में तंत्र चलता है? क्या वाकई सत्ता हासिल करने के लिए किसी मांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल होता है? और क्या यह सच है कि राजनीतिक सत्ता में बने रहने का एक रास्ता शमशान और वीरानों के अंधेरे से होकर जाता है? दिन में जनता के दरवाजे पर, रात में तंत्र शक्ति की चौखट पर। यह सच है कि सभी नेता तंत्र पूजा में यकीन नहीं करते। कई नेता ऐसे हैं जो सिर्फ अपने कामकाज में यकीन रखते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है जो हमने अपनी पड़ताल में पाया कि तंत्र में, तांत्रिक शक्ति में यकीन करने वाले नेताओं की कमी नहीं है। सियासतदानों की तंत्र पूजा का एक सिरा हरदोई से भी जुड़ता है। यहाँ हमारी मुलाकात प्राचीन शिव मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य रमाशंकर मिश्र से हुई। राजनेता क्या, ये उपासकों के उपासना योग्य है। राजनेता तो इसका समय पर लाभ लेते ही हैं। उदाहरण बहुत प्रत्यक्ष तो नहीं बताए जा सकते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से उसका प्रसार करना ठीक नहीं होता है। पौराणिक काल में 52 अवतार की धरती कहे जाने वाली इस कस्बे में चुनाव के आसपास खासी हलचल बढ़ जाती है। शुरुआत में नेता खुद आते हैं, बाद में आज के हाईटेक जमाने का सहारा लिया जाता है। पंडित जी को मोबाइल पर तस्वीर व्हाट्सएप कर दी जाती है। उनके संकल्प के माध्यम से छायाचित्र, फोटो आदि के द्वारा, वस्त्र आदि के द्वारा वो जो उनका अभीष्ट होता है उसकी प्राप्ति के लिए वो अपना कार्य कराते हैं। इसके लिए फोटो देते हैं। फोटो को सामने रख करके हम लोग इस तंत्र व्यवस्था को पूरा करते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है। अभी सफलता मिली है, इसके हमारे पास प्रमाण है। पंडित जी ने कैमरे पर न तो कोई नाम लिया, न ही किसी की तस्वीर दिखाई, लेकिन बताया कि उनके पास विधानसभा चुनाव लड़ रहे करीब दर्जन भर प्रत्याशियों की तस्वीरें हैं, जिनकी फोटो के जरिए तंत्र मंत्र का धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। ऐसे दावों पर शक की गुंजाइश भी कम है, क्योंकि हमारे सामने तो जीते जागते उदाहरण हैं। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की लड़ाई में नींबू, मिर्च और सिंदूर का सहारा खूब दिखा था। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक अलग अलग मामलों में जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा पर काले जादू का आरोप लगा चुके हैं। कर्नाटक के मौजूदा सीएम सिद्धरमैया का अंधविश्वास तो इतना स्पष्ट है कि पिछले साल अपनी कार पर कौवा बैठने के कारण उन्होंने अपनी कार ही बदल दी थी। दूसरे राज्य भी तंत्र मंत्र और टोटकों से अछूते नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दशहरे के वक्त खास पूजा खूब चर्चा में रहती है, जब वो अपनी कुर्सी को बुरी नजर से बचाने के लिए अनुष्ठान कराते हैं। उनसे पहले एमपी की सीएम रह चुकी उमा भारती भी कुर्सी पर रहते हुए ऐसी पूजा करा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावों के हिसाब से नोएडा की मनहूसियत के बारे में किसने नहीं सुना है? और ये कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 2 दशक पहले, 1988 में। 1988 में यूपी के मुख्यमंत्री कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह नोएडा से लौटे
और उनकी कुर्सी चली गई। अगले साल नारायण दत्त तिवारी एक पार्क का उद्घाटन करने नोएडा के सेक्टर 11 गए। तुरंत बाद उनकी भी सरकार गिर गई। 1995 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री के तौर पर नोएडा पहुंचे। चंद महीनों के भीतर मायावती ने उनकी सरकार से समर्थन खींच लिया। 1997 में जब मायावती नोएडा गईं, तो बीजेपी ने समर्थन खींच लिया। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस अंधविश्वास में विश्वास नहीं। वो एक कार्यक्रम में नोएडा पहुंचे। 1999 में उनकी भी गद्दी चली गई। फिर तो सब चौकस हो गए। मायावती ने 2002 में नोएडा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शहर के बाहर से ही किया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की नींव भी शहर के बाहर से ही रख दी। बीजेपी के मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह भी कभी नोएडा नहीं गए। दिल्ली नोएडा के बीच डीएनडी फ्लाईओवर का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली से किया। अपने आखिरी कार्यकाल में मुलायम सिंह निठारी जैसे जघन्य हत्याकांड के बावजूद नोएडा नहीं गए। 2011 में मायावती नोएडा गईं और उसके बाद चुनाव हार गईं। इसलिए यूपी में पहले चरण का चुनाव निपट गया। नोएडा में वोट डाल दिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहां का रुख नहीं किया, न ही किसी बड़े नेता ने। राजस्व और राजनीतिक रसूख के लिहाज से नोएडा जितना महत्वपूर्ण है, सियासी पार्टियों की नजर में उतना ही अपशगुनी भी। नोएडा को लेकर भ्रांतियां इस कदर हैं कि जिस नोएडा में 100 से ज्यादा सेक्टर्स हैं, उस नोएडा में सेक्टर 13 बनाया ही नहीं गया। नोएडा की मनहूसियत का आलम यह है कि मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कभी नोएडा नहीं आए। नोएडा की परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने लखनऊ से ही कर दिया। हालांकि इन शुभ अशुभ के टोटकों से परे प्रधानमंत्री मोदी नोएडा जा चुके हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक सूबे का मुख्यमंत्री होने के नाते अखिलेश यादव को उनकी अगवानी के लिए जाना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव तब भी नहीं गए। अखिलेश यादव भले ही एक युवा चेहरा हैं, लेकिन टोटकों में उनका विश्वास भरपूर है। यूपी में पहले चरण के चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, पर अखिलेश ने जब अपना चुनाव प्रचार शुरू किया तो सुल्तानपुर से, जहां 5वें चरण में चुनाव होना था। वजह ये कि ज्योतिष के दिशाशूल नियम के मुताबिक मंगलवार को शुभ काम के लिए पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करते, और वो दिन मंगलवार का दिन था। ये मिथ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं जा पाए, कोइंसिडेंस रहा होगा। हमारे मुख्यमंत्री वैसे इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं कि कहीं जाने से आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है कि नहीं, चुनाव जीतता है कि नहीं। उनका पूरा राजनीतिक जीवन केवल कर्म प्रधान है और केवल काम पे विश्वास करते हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ और मिथक दिखाते हैं। वहां कांग्रेस में वहम है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में पुताई कराता है, उसकी कुर्सी चली जाती है। 1992 में महावीर प्रसाद, 1995 में एनडी तिवारी, 1998 में सलमान खुर्शीद और 2012 में रीता जोशी, सब इसी तरह हटे। यूपी में टोटकों की कमी नहीं है, और न ही नोएडा वो इकलौता शहर है जिससे नेता खौफ खाते हैं। और किस जगह जाने से कतराते हैं उत्तर प्रदेश के नेता, फोबिया के बारे में हमने आपको बताया। लेकिन एक और शहर है उत्तर प्रदेश में जहां जाने से नेता डरते हैं, बचते हैं, और अपनी गाड़ी से तो चले भी जाएं, हेलीकॉप्टर से जाने का बिल्कुल भी खतरा नहीं उठाते। सत्ता के शीर्ष में रहते जिसने हेलीकॉप्टर से उतरकर फतेहपुर की धरती पर कदम रखा, उसके नीचे से कुर्सी ही खिसक गई, फिर वो नेता किसी भी पार्टी का क्यों न हो। इसे मिथक कहें या अंधविश्वास, बाराबंकी के फतेहपुर तहसील का नाम सत्ता के गलियारों में खौफ की तरह लिया जाता है, और ये बेवजह भी नहीं है। फतेहपुर का इतिहास ऐसी कई डरावनी सच्चाइयों से भरा हुआ है। 1993 के आम चुनावों में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से फतेहपुर गए, लेकिन वहां जाते ही चारा घोटाले का भूत उनके पीछे लग गया। उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा। ये वो दौर था जब लालू को केंद्र की राजनीति में किंग मेकर कहा जाता था। 1998 के आम चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए फतेहपुर गए, लेकिन जल्द ही उनकी कुर्सी खिसक गई। कल्याण सिंह की गिनती इस दौर में भाजपा के सबसे सशक्त नेताओं में की जाती थी।
फतेहपुर को लेकर अंधविश्वासों में तब और इजाफा हो गया जब 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती फतेहपुर के एक गांव गईं और ठीक इसके बाद हुए चुनावों में उनकी करारी हार हुई। हाँ, ये रहस्य टोटका नहीं, हकीकत है। जो भी यहाँ पे आता है हेलीकॉप्टर से अगर उसने रैली की है तो वो उसकी सत्ता में वापसी दोबारा नहीं होती है। ये एक अद्भुत अविश्वसनीय है, समझो कि जो भी यहाँ पे आया है वो दोबारा सत्ता उसकी नहीं आई है। इंटर कॉलेज के ग्राउंड में तकरीबन 6-7 नेता आए हैं। इनमें से श्री हेमवती नंदन बगुड़ा जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्रीमती मायावती जी और नारायण दत्त तिवारी जी और अजहरुद्दीन जो पूर्व क्रिकेटर हैं, भारतीय कप्तान रह चुके हैं। ये सभी लोग आए हैं हेलीकॉप्टर से। इनको यहाँ आने के बाद इनको कुर्सी भी गंवानी पड़ी है और इनके बहुमत में सरकार नहीं आई। अभी तक ये नेशनल इंटर कॉलेज ग्राउंड का रिकॉर्ड रहा है। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर से फतेहपुर जाने पर सिर्फ मुख्यमंत्रियों की ही कुर्सी गई। फतेहपुर के तिलिस्म को तोड़ने में कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता भी असफल साबित हुए। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन का नाम भी इसी श्रृंखला में लिया जाता है। पिछले साल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जब महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन करने फतेहपुर गए तो उससे पहले उनके समर्थकों ने चिट्ठी लिखकर उन्हें हेलीकॉप्टर से न जाने को कहा था। इतिहास में जो हुआ, राजनेता उसके आधार पर वर्तमान को देखते हैं। आम जनता उनका ही अनुसरण करती है और ये वजह हो सकती है कि इन जगहों के ऊपर से अंधविश्वास का जो पर्दा एक बार पड़ गया वो कभी हट नहीं सका, क्योंकि ये बताने की कोशिश कभी किसी ने नहीं की कि ये घटनाएं महज एक संयोग भी हो सकती थी। ये ऐसी कहानियां होती हैं जिनसे प्रत्यक्ष रूप से सब इनकार करते हैं, क्योंकि सब कहलाना चाहते हैं शिक्षित और अंधविश्वासी नहीं। लेकिन क्या करें, ये सारी ऐसी बातें हैं जिनके प्रमाण हमारे सामने हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।